सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी जंग वर्ल्ड वॉर 2 बस अभी अभी खत्म हुई है। हर तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन इसी मलबे के ढेर पर एक नई उम्मीद भी है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस भयंकर तबाही के बाद एक बिल्कुल नई दुनिया ने कैसे शक्ल ली। तो साल था 1945। चारों तरफ बर्बादी थी, लेकिन इस बर्बादी के बीच सबने एक पक्का इरादा कर लिया था कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले भी ऐसी एक कोशिश हुई थी, लीग ऑफ नेशंस बनाकर, लेकिन वो दूसरा विश्व युद्ध रोकने में पूरी तरह फेल रही। तो इस बार कुछ अलग, कुछ ज्यादा मजबूत करने की जरूरत थी। तो सवाल यही उठता है कि उम्मीद और तबाही के इस मोड़ पर दुनिया ने असल में आगे का रास्ता चुना कैसे? कौन सी नई ताकतें दुनिया के स्टेज पर आईं और पुराने सारे समीकरण कैसे बदल गए? चलिए, इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो दुनिया ने जो सबसे पहला कदम उठाया वो था एक साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाने का जो हमेशा के लिए शांति बनाए रख सके। और इसी कोशिश से जन्म हुआ एक बहुत बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का। तो 24 अक्टूबर 1945 को बना यूनाइटेड नेशंस। और इसका मकसद सिर्फ जंग रोकना ही नहीं था। इसके चार्टर में साफ साफ लिखा था कि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की तबाही से बचाना है, देशों के बीच आपसी समझ बढ़ानी है और सबसे जरूरी इकोनॉमिक और सोशल राइट्स यानी मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है। ये एक तरह से एक बेहतर दुनिया का वादा था। लेकिन शांति का ये सपना ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। जल्द ही दुनिया एक बिल्कुल नई तरह के टकराव में उलझ गई। ये कोई आम जंग नहीं थी। ये मैदान में तोपों और बंदूकों से नहीं, बल्कि सोच यानी विचारधाराओं से लड़ी जा रही थी। और इसी ने अगले 50 साल तक पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़े रखा। हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन जैसी जो पुरानी पावर थीं, वो कमजोर पड़ गईं और उनकी जगह दो नई महाशक्तियां या कहें तो सुपर पावर्स सामने आईं, अमेरिका और सोवियत संघ। एक तरफ था अमेरिका, जिसकी सोच थी डेमोक्रेटिक, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जिसकी सोच थी कम्युनिस्ट। मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। और बस पूरी दुनिया इन दो ताकतों के बीच दो टीमों में बट गई। और ये सिर्फ सोच की लड़ाई नहीं थी, बहुत जल्द ये मिलिट्री ग्रुप्स में बदल गई। अमेरिका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नेटो, सीटो और सेंटो जैसे मिलिट्री अलायंस बनाए। तो इसके जवाब में सोवियत संघ ने भी अपने साथी देशों के साथ वॉरसॉ पैक्ट बना लिया। अब तो दुनिया सचमुच दो दुश्मन कैंप्स में बट चुकी थी। अब इस पूरे टकराव की जड़ में क्या था? सबसे पावरफुल बनने की होड़। और इसकी शुरुआत हुई 1945 में, जब अमेरिका ने पहला एटम बम बनाया। सोचिए, एक पल में उसके पास एक ऐसी ताकत आ गई थी, ऐसी तबाही मचाने वाली शक्ति जो उस वक्त दुनिया में और किसी के पास नहीं थी। लेकिन अमेरिका की ये सुपर पावर वाली फीलिंग ज्यादा दिन नहीं की। सिर्फ 4 साल के अंदर सोवियत संघ ने भी अपना एटम बॉम्ब टेस्ट कर लिया। और इसके साथ ही दुनिया में एक बड़ा अजीब सा बैलेंस ऑफ पावर बन गया। मतलब अब दोनों साइड्स के पास इतने खतरनाक हथियार थे कि कोई भी उन्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि सबको पता था कि अगर जंग छिड़ी तो कोई नहीं बचेगा। इसी डर ने एक तरह की टेंशन वाली शांति बनाए रखी। पर ये डर वाली शांति कितनी कच्ची थी, इसका असली अंदाजा हुआ 1962 में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम, जब सोवियत संघ ने अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें लगा दीं। बस उस वक्त तो ऐसा लगा कि दुनिया खत्म होने ही वाली है। वो 13 दिन ऐसे थे जब सचमुच पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थीं। लेकिन एक सवाल था, क्या हर देश के लिए जरूरी था कि वो इन दो सुपर पावर्स में से किसी एक की टीम में शामिल हो, खासतौर पर एशिया और अफ्रीका के उन नए नए आज़ाद हुए देशों के लिए? उन्होंने एक तीसरा रास्ता निकाला। और ये उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल था। सोचकर देखिए, अगर अमेरिका का साथ दिया तो सोवियत संघ से दुश्मनी, और अगर सोवियत संघ की तरफ गए तो अमेरिका नाराज। ये तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली बात थी, खासकर उन देशों के लिए जो अभी अभी आज़ाद हुए थे। वो एक गुलामी से निकलकर दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। और इसी मुश्किल हालात में कुछ बहुत दूर की सोचने वाले लीडर्स सामने आए। भारत से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से गमाल अब्देल नासिर, युगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टीटो। इन जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर एक बिल्कुल नए मूवमेंट, एक नए आंदोलन की नींव रखी। और इनकी पॉलिसी बहुत सिंपल थी। इसे नाम दिया गया गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइंड मूवमेंट। मतलब ये कि हम न तो अमेरिका की टीम में हैं
और ना ही सोवियत संघ के। हम किसी भी मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे और अपने फैसले खुद लेंगे, आज़ादी से। ये अपनी मुश्किल से मिली आज़ादी को बचाने का एक ज़बरदस्त तरीका था। अच्छा, तो अब वापस चलते हैं उन दो सुपर पावर्स की कहानी पर। सवाल यह है कि दशकों तक चलने वाला ये कोल्ड वॉर आखिर खत्म कैसे हुआ? और यकीन मानिए, इसका अंत भी उतना ही ड्रामेटिक था जितनी इसकी शुरुआत। इस पूरे कोल्ड वॉर का अगर कोई एक सबसे बड़ा सिंबल था तो वो थी बर्लिन की दीवार। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की एक दीवार नहीं थी, ये दो दुनियाओं के बीच एक लकीर थी। डेमोक्रेटिक वेस्ट और कम्युनिस्ट ईस्ट के बीच की एक गहरी खाई। एक ऐसी दीवार जिसने रातों रात परिवारों को, दोस्तों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। और फिर 1980s के आखिर में चीजें बहुत तेजी से बदलीं। सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव ने दो नई पॉलिसी शुरू की, ग्लासनोस्त यानी थोड़ी ओपननेस, और पेरिस्ट्रोइका यानी इकोनॉमी में सुधार। पर इसका असर इतना जबरदस्त हुआ कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1989 में लोगों ने बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया और 2 साल बाद 1991 में वो ताकतवर सोवियत संघ खुद ही 15 अलग-अलग देशों में टूट गया और इसी के साथ कोल्ड वॉर खत्म हो गया। तो इस पूरी ग्लोबल उठापटक के बीच भारत कहाँ था? उसने अपना रास्ता कैसे बनाया? चलिए अब जरा भारत के नजरिए से देखते हैं कि इस मुश्किल दौर में उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे शक्ल दी। देखिए, भारत में नॉन अलाइंड रहने की पॉलिसी तो अपनाई, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो दुनिया से अलग थलग रहेगा। बल्कि भारत ने एक बहुत ही कमाल का बैलेंस बनाया। एक तरफ सोवियत संघ के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे। उन्होंने हमारी इंडस्ट्री और डिफेंस में बहुत मदद की। दूसरी तरफ अमेरिका था। भले ही हम दोनों डेमोक्रेसी थे, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिकी मदद जैसे मुद्दों पर हमारे बीच हमेशा तनाव रहा। और इसी समय भारत को अपने पड़ोसियों के साथ भी मुश्किल रिश्तों से जूझना पड़ा, और इन रिश्तों पर भी कोल्ड वॉर का असर साफ दिखता था। पाकिस्तान के साथ 3 बड़ी जंगें हुईं। 1962 में चीन के साथ बॉर्डर पर एक युद्ध हुआ। वहीं 1971 में भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और इस जंग में सोवियत संघ ने भारत का खुलकर साथ दिया था। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि 1945 के बाद दुनिया की शुरुआत 2 सुपर पावर्स की टक्कर से हुई। ये एक बाइपोलर दुनिया थी, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद ये एक मल्टीपोलर दुनिया बन गई। मतलब अब पावर के कई सेंटर हैं, जैसे अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप और हाँ, भारत भी। और अंत में एक सवाल जो सोचना बहुत ज़रूरी है। आज जब हम कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं, चाहे वो देशों के बीच कोई डील हो या बॉर्डर पर कोई टेंशन, तो क्या हमें उसमें 75 साल पहले शुरू हुई इस कहानी की कोई परछाई नज़र आती है? सोचिएगा ज़रूर।